हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज आपके विज्ञान की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है प्रजनन एवं विकास, यानी रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? देखिए, मनुष्य जीवन हो या कोई भी जीवित व्यक्ति, सबसे पहले इस जीवन में जब आते हैं तो वो पैदा होते हैं, तो उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इसका तरीका अलग अलग होता है, प्रजनन का तरीका अलग अलग है। जीवों में अलग है, ठीक है, पौधों में अलग होता है, तो मनुष्यों में अलग होता है। ठीक है, तो जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे पेड़ पौधे हो। तो क्या होता है, वो किस तरीके से बढ़ता है, वो कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करके बढ़ता है, वो कितने तरीके से कितने अवस्थाओं को पार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो बच्चा होता है, फिर युवा अवस्था में आता है, ठीक है, और बाद में वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम सारे लोग इस आज की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं पढ़ना हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी विज्ञान की टीचर और आज से आप और मैं स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया को। और जब हम विज्ञान की दुनिया को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें अपना पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ही। और आज हमारा पहला कदम है हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रजनन एवं विकास। प्रजनन एवं विकास का मतलब है बच्चों रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या क्या होता है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक छोटे पौधे को बड़ा होता हुआ देखा होगा। और वो छोटा पौधा आता कहाँ से है? वो आता है सीड्स की हेल्प से। अब सीड्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं बड़े पौधे से। तो जब एक यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जब बच्चे आए तो वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन। अब बच्चे आए तो यहाँ तक तो ये खत्म नहीं होगा ना। आप जब अपने आप को देखेंगे, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपके नन्नू मुन्नू और अब आप हो चुके हैं लंबू कम्बू। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हमारी ग्रोथ। एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि जब आप क्लास नर्सरी में गए होंगे और आज आप क्लास 8 में हैं, तो ये क्या है? ये आपका पैटर्न है, ये आपकी पूरी प्रोसेस है ग्रोथ की। और आज हम डिटेल में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन से लेके हम ग्रोथ तक कैसे पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी हमेशा जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवित प्राणी अपने जैसे प्राणी को जन्म देता है। जीवित प्राणियों द्वारा संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जीवित प्राणी है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दिया था, तो पेड़ पौधे जीवित है या फिर नहीं? आप बताइए। हाँ जी, वो जीवित है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हम हैं वो हमेशा तो जिंदा रह नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए? हम करते हैं प्रजनन। कि जब मम्मी पापा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यही प्रोसेस आपकी प्रजनन कहलाती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रत्येक प्राणी प्रजनन की योग्यता रखता है। प्रत्येक जीवित प्राणी के जीवन के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है और हर एक इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आवश्यक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे आगे आएंगे तभी तो जनरेशन कंटिन्यू होगी, तभी तो हम इवोल्यूशन देख पाएंगे, तभी तो हम इनोवेशन देख पाएंगे। राइट, आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं डिटेल में कि हमें क्या पढ़ना है प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन तो हमने समझा है, राइट, यानी कि किसी चीज को बनाना। बट रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दोबारा बनाना, फिर दोबारा बनाना। तो ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन, प्रजनन। प्रजनन का अर्थ है अपनी जैसी संतान को जन्म देकर अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखना। आपने अक्सर देखा होगा कि बीच में ऐसा हुआ भी था कि जब जो हमारे देश में हम वो टाइगर जो थे उनकी जो तादाद थी वो कम होती जा रही थी, तो हमने क्या करा था कि उनकी रिप्रोडक्शन कराई थी हमने, ठीक है, ताकि उनकी जो प्रजाति है उनका अस्तित्व बना रहे। आप सोच के देखिए कि अगर प्रजनन की प्रक्रिया को हम एंड कर देते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं है, तो क्या आगे आपको इंसान देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि जो चीज आई है वो चीज जाएगी भी। तो एक ना दिन तो सारे के सारे इंसान मरेंगे। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती रहेगी तो कुछ ना कुछ
इंसान की जो प्रजाति है वो रहेगी। अगर आपने डोरेमोन देखा है तो आपको पता है कि पहले डायनासोर थी, राइट? लेकिन अब डायनासोर नहीं है। क्यों नहीं है डायनासोर? क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी और वो सारे जो एग्जिस्टेंस डायनासोर होंगे वो मर चुके होंगे, राइट? किसी प्राणी द्वारा किसी विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बिना प्रजनन के कोई भी प्रजाति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। प्रजनन का एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थापित जीव नए जीवों को जन्म देते हैं। प्रत्येक स्थापित पौधे या जंतु प्रजनन का ही परिणाम है। यानी कि अगर आप ये कहें कि मैं यहाँ पर हूँ, आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर कैसे हैं? हम यहाँ पर प्रजनन की मदद से हैं। अगर प्रजनन नहीं होता तो ना तो आप यहाँ पर होते, ना ही मैं यहाँ पर होती। अगर आप अपने आसपास के जितने भी पौधों को देखें, जितने भी जीव जंतु को देखें, आप देखिए डॉगीज को देखें, आप कैट्स को देखें, आप एलिफेंट्स को देखें, किसी को भी देखें, इवन रैट्स, कॉकरोचेस, हर एक चीज कैसे दोबारा आ पा रही है? प्रजनन की प्रोसेस से ही आ पा रही है। प्रजनन जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या सभी जीवित प्राणी समान रूप से प्रजनन करते हैं? प्रकृति में प्रजनन कई प्रकार से होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपने डॉगीज को कभी देखा है या आपने कभी पेट रखा है अपने घर में डॉग को, तो आप अक्सर देखेंगे कि जो उनका रिप्रोडक्शन है और जो नॉर्मल इंसानों का रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको मेंस के, ह्यूमन बींग्स के प्रॉपर रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होगा, पर आपको ये जरूर पता होगा कि 9 महीने का टाइम पीरियड हम लेते हैं एक नई जीव को यहाँ पर लाने के लिए। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, लेकिन जो डॉग्स का टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम ह्यूमन बींग्स में या तो एक बच्चा हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, बहुत जनरल केस है। एक्सेप्शनल केस होते हैं तो कभी कभी जुड़वा हो जाते हैं, और अगर आप एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो 3 बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉगीज को नोटिस करेंगे तो वो एक ही बारी में 4 से 5 बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जीव जंतु जो यहाँ पर है, इस पृथ्वी पर है, वो अलग अलग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है, और अब हम वही पढ़ने वाले हैं। कुछ जानवर शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि जो जानवर हैं, अगर हम नॉर्मली तौर पे देखें तो आप भी एक जानवर है, मैं भी एक जानवर हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें उसी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो वो किसको जन्म देते हैं? शिशुओं को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, बाद में इन्हीं अंडों को खोलकर तोड़कर शिशु बाहर निकलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जितनी भी हमारी बर्ड्स हैं वो किस तरीके से अपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पर आपने क्या देखा होगा? एग्स को देखा होगा। अमीबा आसानी से 2 भागों में टूट जाता है। अमीबा जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, और ये फर्दर अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता है कि ये कुछ इस तरीके का होता है, और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो 2 पार्ट्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, और इस तरीके से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्दर रिप्रोडक्शन होती रहती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रजनन के प्रकार, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, के हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं। आपने टाइप तो देख ली कि हाँ ये टाइप है, लेकिन इन टाइप को फुलफिल करने के लिए कौन सा मोड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अब हमें यहाँ पर देखना है। मानव अपने जैसे शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी कि जैसे हम हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जैसे मतलब उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, तो सारी चीजें सिमिलर है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आप ये देखेंगे, पूरा जनरली नहीं होता, बट पेरेंट्स की शक्ल उनके बच्चों से बहुत ज्यादा मिलती है। और कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जैसे डिट्टो ही, जैसे कि आपने सैफ अली खान के अगर बेटे को देखा होगा तो उनकी शक्ल बिल्कुल सैफ अली खान जैसी ही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम पूरा पूरा जो अपना फेशियल स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही ले रहे हैं। समय के साथ साथ ये शिशु बड़े होते हैं, बूढ़े होते होते जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। ये चक्र ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इसी तरह जंतु प्रजनन करते हैं, वे अपने शिशुओं को जन्म देते हैं तथा पृथ्वी पर उनकी प्रजाति बनी रहती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो हमारी जो प्रजाति यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। और बच्चों देखो, ये तो एक बहुत ही मतलब ट्रुथ है हमारी लाइफ का कि जो आया है वो तो जाएगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के जीवों के नवजात शिशुओं को देखना चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि चूजे, चिकन और इल्ली, कैटरपिलर कैसे जन्म लेते हैं? बिल्ली के बच्चे किचन्स और पिल्ले, पपीज कैसे जन्म लेते हैं? क्या आपको लगता है कि जन्म लेने से पहले दिखने में समान होते हैं? आइए इनके बारे में जानते हैं। चलिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि हम छोटे छोटे किटन्स और पपीज की बात करने वाले हैं, और इसके साथ हम ये भी समझेंगे बच्चों कि जो सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि प्रजनन की प्रोसेस तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु हैं, जो जीवित लोग हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो क्या सबकी जो बच्चे होंगे क्या वो एक जैसे ही होंगे? पहले तो इसका आंसर क्या है? नो। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बिल्ली अपने बच्चों के साथ, ये छोटे छोटे हमारे किटन्स है और ये बिल्ली मम्मी है। ठीक है, फिर चिड़िया का बच्चा, ये मुर्गी का बच्चा,
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, सबसे पहली बात तो वो बच्चे भी वैसे होंगे। बिल्ली ऐसी है तो बिल्ली के बच्चे भी उसी की तरह है, बर्ड ऐसी होती है तो बर्ड के बच्चे भी उसी की तरह है, या आपका मुर्गी का बच्चा है तो मुर्गी की तरह ही होगा, आगे बढ़कर पूरा स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होंगे वो सारे सेम होंगे। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि मानव है तो वो शिशु हो, बिल्ली है तो वो बिलोटा यानी कि बिलोटा इन द सेंस कि किटन्स को देगी, डॉग है तो पिल्ली यानी कि पपीज, फिर तितली इल्ली, मुर्गी चूजा, गाय बछड़ा, मेंढक टेडपोल, यानी कि उनके बच्चों के नाम बता दिए अब आपने। ठीक है, अगर आपके मतलब जैसे कि जो इंसानों के बच्चे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बेबी बोलेंगे, अगर बिल्ली के बच्चे होंगे तो किटन बोलेंगे, अगर डॉगिस के बच्चे होंगे तो पपीज बोलेंगे। इस तरीके से आपको नाम बता दिए। आगे चलते हैं, पौधों की तरह जंतुओं भी प्रजनन दो प्रकार से होता है, यानी कि जैसे पौधों में प्रजनन होता है हमारा, वैसे ही जो हमारे जंतु हैं उन्होंने भी दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। पहला होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगा लैंगिक प्रजनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो पार्टनर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि भैया दो पार्टनर्स होने जरूरी है। एक सिंगल पार्टनर भी इतना कैपेबल है कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अकेले कर सकता है। अब ये कैसे होगा, कैसे दो पार्टनर की हेल्प से होगा, ये सारी अब चीजें हम समझेंगे डिटेल में। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अधिकांश जंतु और पौधे लैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी संतान को जन्म देते हैं। लैंगिक प्रजनन में दो जन को यानी कि पेरेंट्स, दो लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें से एक नर होता है और दूसरी मादा होती है। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा, अगर दोनों मेल हो जाएंगे, दोनों फीमेल हो जाएंगे, तो इज इट पॉसिबल टू फर्दर प्रोसीड विद द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इस प्रकार के प्रजनन में भाग लेने वाला प्रत्येक जनन एक विशेष प्रकार की कोशिका उत्पन्न करता है, जिसे युग्मक गैमेट कहते हैं। दोनों जनकों के संयोजन से युग्मक बनता है। दो प्रकार के युग्मकों के गुण होते हैं, दो प्रकार के युग्मकों के संयोजन को निश्चेषण कहते हैं। अब देखिए इन दोनों, जब आप हमने समझा हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पार्टनर्स की हमें जरूरत है, दो पार्टनर में से एक हमारा मेल होगा, एक हमारी फीमेल होगी। अब यहाँ पर जो हमारा मेल है उसके पास भी एक गैमेट होगा और जो हमारी फीमेल है उसके पास भी एक गैमेट होगा। अब जब ये दोनों पार्टनर्स के जो गैमेट है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे निश्चेषण। निश्चेषण के परिणाम से एक कोशिका बनती है, इस कोशिका को युग्मनज, युग्मनज यानी कि जायगोट कहते हैं। युग्मनज में दोनों जनकों के गुण होते हैं। ये आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो है मम्मी और पापा, तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी थोड़ी हैबिट्स आपके आपके पापा से मिलती हैं और थोड़ी थोड़ी हैबिट्स आपके अपनी मम्मी से मिलती है। कहीं कहीं बच्चों में आपने देखा होगा कि जो आंख का स्ट्रक्चर है वो मम्मी पे गया हुआ है, लिप्स और नोज का स्ट्रक्चर जो है पापा पे गया गया। क्यों गया हुआ है ऐसा, क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही थी तो दो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और दो लोगों के गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट फर्दर आएगा, उसमें वो दोनों की दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। ये चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझनी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं जायगोट। जायगोट में दोनों जनकों के गुण होते हैं। वह जायगोट होता है जो नई संतान में विकसित होता है। प्रजनन का वह प्रकार जो नर व मादा के युग्मक के संयोजन से प्रारंभ होता है लैंगिक प्रजनन कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात हमने ये समझी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एक फीमेल, दोनों के पास गैमेट्स होंगे। जब ये गैमेट्स एक दूसरे से मिलेंगे तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी निश्चेषण, और इस निश्चेषण के फर्दर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, जायगोट मिलेगा। जायगोट के अंदर दोनों गैमेट्स के गुण होंगे, जैसा कि हमें चीज ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, ये कैसे प्रोसीड होता है। जंतुओं में भी नर और मादा के अंग भिन्न होते हैं। पौधों की तरह जानवरों में भी प्रजनन के अंग युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो संगलित होकर एक युग्मक युग्मनज जायगोट में बदल जाते हैं। नर जनक शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करते हैं और मादा जनक अंडाणु ओवम उत्पन्न करती है। जब शुक्राणु और अंडाणु एक साथ संगलित होते हैं तो वह युग्मनज का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के इस प्रकार के संगलित होने को निश्चेषण यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात हमने समझी कि हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें दो पार्टनर्स की जरूरत है। दो पार्टनर्स में से फिर हमें ये भी कंसिडर करना है कि एक मेल हो और एक फीमेल हो। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपका मेल पार्टनर है वहां पर उसके पास होगा स्पर्म। आप ये भी समझिए कि हम किसी भी एनिमल की बात करें, मेल और फीमेल, हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने जब डॉग्स देखे होंगे, जब आपने कैट्स देखे होंगे, तो आप ये कहते होंगे अरे ये तो बिल्ली है, अरे ये तो बिलोटा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो, ये हाथी है, ये हथनी है, ठीक है। तो मेल फीमेल तो हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल के पास क्या होता है बच्चों, उनके पास ओवम होता है। अब जब ये ओवम और ये स्पर्म ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, जब ये ओवम स्पर्म और ओवम एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो इसमें इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। अब इस फर्टिलाइजेशन की हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जायगोट। आप ये समझ लीजिए कि जायगोट का सिंपल सा मतलब ये है कि वो सबसे पहला स्टेज जब ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मिले और हमें ये पता चला ओके फाइनली यहाँ दुनिया में कोई नया जीव आने वाला है, तो वो प्रोसेस आप ये जो पहला स्टेप है वो है आपका जायगोट। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमारे युग्मनज नए जीव की पहली कोशिका होती है, कुछ समय गुजर जाने के बाद ये परिवर्तित होकर एक नए जीव का आकार ले लेती है। यानी कि सबसे पहले आपके पास आता है जायगोट, जायगोट फर्दर कन्वर्ट होता है एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय क्या होता है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट एक प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, जायगोट से एम्ब्रॉय पर आए हम। एम्ब्रॉय के बाद फर्दर और भी क्लासिफिकेशन होता है जो कि डिटेल टॉपिक है, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट ये बन जाता है कंप्लीट बेबी। और जितना भी टाइम पीरियड होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए तो 9 महीने रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी मंथ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आफ्टर दैट टाइम एक नया बच्चा यानी कि नया जीव इस पृथ्वी पर आ जाता है। मछली, पक्षी, सरीसृप, जंतु, रेप्टाइल्स, मेंढक और मनुष्य में से प्रत्येक में केवल एक प्रकार का युग्मक होता है, या तो शुक्राणु नर में पाए जाने वाला या अंडाणु मादा में पाए जाने वाला। पुरुष तथा स्त्री या नर और मादा दोनों लैंगिक अंग रखने वाले जीव को उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप मेल कह रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेल के पास शुक्राणु है, अगर आप कह रहे हैं मादा तो आप ये क्या कहेंगे कि उनके पास क्या है, उनके पास अंडा है, ठीक है, अंडाणु है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनके पास दोनों लैंगिक हो, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास शुक्राणु भी होता है, जिनके पास अंडाणु भी होता है, तो उसे हम कहेंगे उभयलिंग यानी कि हर्माफ्रोडाइट, वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। केचुआ और जोक उभयलिंगी होते हैं, इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक केचुआ या जोक नर और मादा दोनों होते हैं। आप उनकी सेक्सुअलिटी डिफाइन नहीं कर सकते कि किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल और मेल। आप उन्हें क्या कहेंगे कि वो दोनों है, नर भी है और मादा भी है। और किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। सजीव प्रजक, जरायुज जंतु और अंडा जनन जंतु, अंडयुज जंतु, विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि कौन से ऐसे एनिमल्स है जो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स है जो पहले अंडा देंगे और फिर अंडे के अंदर से बच्चा निकलेगा। जब हम बात करते हैं विविपैरस की, ठीक है, आप अगर हिंदी में नाम देखेंगे तो बहुत ही ईजी आपको लगेगा, जरायुज जंतु यानी कि जो अपने जैसे जंतुओं को ही डायरेक्ट जन्म दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं अंडयुज जंतु यानी कि जो अंडे के अंदर से फिर बच्चा आ रहा है। तो बहुत ही मतलब नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाए कि बात क्या कही जा रही है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं, जबकि बाद में विकसित होकर शिशु बदल जाते हैं। वे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं सजीव प्रजक जंतु अथवा जरायुज जंतु कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम पहले अंडा नहीं देते, हम सीधा बेबी को जन्म देते हैं। डॉग्स हैं वो पहले अंडा नहीं देते, वो सीधा पपीज को जन्म देते हैं। तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जरायुज एनिमल यानी कि जरायुज जंतु कहलाएंगे। वे जंतु जो अंडे देकर जनन करते हैं अंडज जनन जंतु अथवा अंडयुज जंतु कहलाते हैं। उदाहरण अर्थ मेंढक, सांप, कछुआ, पक्षी व कीट आदि। तो जो पहले अंडा देंगे, अंडे के अंदर से फिर बेबी निकलेगा, तो वो कौन से होंगे, अंडयुज जंतु। आगे अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स के साथ साथ पिक्चर्स भी दी हुई हैं। मुर्गी अपने अंडे के साथ, कछुआ अपने अंडे के साथ, सांप अपने अंडे के साथ और गाय अपने बछड़े के साथ, हाथी अपने बच्चों के साथ। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो और एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमें आगे क्या देखना है कि हम यहाँ पर देखेंगे सजीव प्रजक जंतुओं और अंडा जनन वाले जंतुओं में पाए जाने वाले अंतर को आप निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप यानी कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कही है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप मैं नॉर्मली बेसिस पे यहाँ पर देखूं कि जब हम डायरेक्ट बेबी को जन्म दे रहे हैं तो वहां पर क्या है कि आप वहां पर उसकी ग्रोथ को अपने सामने देख पा रहे हो। जो मतलब आप सोच के देखिए कि एक प्रोसेस उनमें कम है जो डायरेक्ट बच्चे को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो अंडे वाली प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि सबसे पहले उस अंडे को गर्मी देनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर से बेबी निकलेगा और फिर फर्दर उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। लेकिन जब डायरेक्ट बेबी निकल रहा है तो उसकी फिर ग्रोथ ही स्टार्ट हो रही है, उसे गर्माहट
चाहिए होती है, बट जैसे अंडे को चाहिए होती है कि वैसा नहीं चाहिए होगा। अंडे देने वाले जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ओविपेरस एनिमल्स। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो अंडे दे रहे हैं जनरली एनिमल्स, उनकी जो प्रजनन प्रक्रिया है वो किस तरीके से बिल्ड होती है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि अंडे देने वाले सभी जंतु अंडयुज कहलाते हैं। क्लियर, ये तो हमें पता है। कीड़े, मेंढक, सांप, कछुआ पक्षी, कछुआ, केचुआ, मछली आदि अंडयुजनन जंतु हैं। हमने एग्जांपल्स भी दे दिए कि भाई ये हमारे पास एग्जांपल्स है। हम कुछ जंतुओं के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल के विषय में भी पढ़ चुके हैं। हम तितली के जीवन चक्र की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। कुछ अन्य कीटों जैसे मक्खी व रेशम के कीड़े की तरह तितली के जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। तितली में नर व मादा अलग होते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम प्रजनन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रजनन में भी हम उनका प्रजनन पढ़ रहे हैं जो कि आपके अंडे देने वाले जंतु हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, हमने तितली का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि वो भी अंडे देती है पहले। फिर हमने यहाँ पर क्या समझा है कि जो हमारा तितली है वो किसको फॉलो करती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर नर व मादा की बात कही गई है। जहां जहां नर व मादा की बात की जाएगी यानी कि 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पर जहाँ पे पार्टनर्स हमें चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपल ये क्या समझ लेंगे कि वो आपका लैंगिक प्रजनन है। मादा अंडे देती है। अंडे देने से पहले ये अंडे नर के शुक्राणुओं द्वारा मादा के शरीर में निषेचन करते हैं और युग्म मंच के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यानी कि वही सेम प्रोसेस के पहले शुक्राणु जो है वो, और जो अंडे हैं मादा के शरीर के जो अंडे हैं, ये दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। फर्दर कौन सी प्रोसेस होगी जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये होगी हमारी निषेचन की प्रक्रिया। और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा युग्मनज। ठीक है, हमारे पास है ओवम, हमारे पास है स्पर्म, ये दोनों मिले, ये प्रोसेस हुई हमारी निषेचन। प्रोसेस में रिजल्ट क्या मिला, हमें मिला जाइगोट। क्लियर, आगे चलते हैं। कीटों में निषेचन आंतरिक होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कीट है हमारे, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, वो इंटरनल होती है। निषेचित अंडे से पहले डिंबक यानी कि लार्वा संफुटित होता है, उसके बाद प्यूपा तथा बाद में वयस्क अडल्ट बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है अंडे। ये अंडे फिर कन्वर्ट होंगे लार्वा में। लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होंगे हमारे प्यूपा में, और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर फर्दर फर्दर प्रोसेस चलेगी और नवजात बाहर आते हुए दिखेंगे और फिर ये बन जाएंगे हमारे वयस्क। यही सेम प्रोसेस आपकी कहाँ पर हो रही है, कीट यानी कि जो आपका मच्छर है, ये ही तितली में भी सेम हो रही है। क्योंकि अंडे हैं, फिर डिंबक है, फिर प्यूपा है और फिर आपका वयस्क है। आपने ना डोरेमोन का एक देखा होगा, एक वो है एपिसोड है जहां पर पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की जाती है कि तितली कैसे अपने पूरी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करती है, कैसे कैसे वो इतना ज्यादा मतलब आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि सबसे पहले अंडे आए जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, अंडे फर्दर कन्वर्ट हुए लार्वा में, लार्वा के बाद ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे प्यूपा में, प्यूपा के बाद धीरे 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 इनके अंदर से क्या निकल रहे होते हैं, यहाँ इसके अंदर से नवजात शिशु निकल रहे होते हैं। तो पूरा अगर आप डोरेमोन देख ही रहे हैं बच्चों, तो अच्छा वाला एपिसोड देखिए जिसमें आपको साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए। ठीक है, तितली और मच्छर में प्रजनन और जीवन चक्र समान होता है। चित्र में मच्छर के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं दी गई हैं, इनका अध्ययन कीजिए। मच्छरों में जब अंडा टूटता है तो प्रत्येक अंडे से कीड़े जैसे दिखने वाले डिंबक बाहर निकलते हैं। जब वहां पर अंडा टूटेगा तो क्या लिखेंगे, कीड़े जैसे दिखने वाले डिंबक। 2 हफ्ते में ये प्यूपा में बदल जाता है जिसका आकार एक कोमे के बराबर होता है। कोमे यानी कि ये जो आपका कॉमा है ना, इसके इसके बराबर होता है, इतना छोटा होता है ये। प्यूपा 1 हफ्ते बाद मच्छर में बदल जाता है और छटपटाते हुए आवरण से बाहर निकल जाता है। मेंढक व टोड में प्रजनन। अब आप क्या देखेंगे, आप मेंढक का जीवन चक्र देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा होने के बाद किसी तालाब के पास में मेंढक को देखा जा सकता है। सर्दियों की शुरुआत में या वर्षा के मौसम में नर मेंढक मादा मेंढक की पीठ पर चढ़ जाता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगेन हमारे पास अगर नर आया मादा आई तो सिंपल सी बात है, कौन सी प्रोसेस है, कौन सा प्रजनन है, ये है आपका लैंगिक प्रजनन। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वर्षा के मौसम के बाद सिंपली जो आपकी मेंढक, वो नर मेंढक है, वो मादा मेंढक की पीठ पर बैठ जाता है। मादा के पेट में बहुत सारे अंडे होने के कारण वह मोटी होती है। नर और मादा मेंढक दोनों इस अवस्था में कुछ समय तक तालाब के जल में तैरते रहते हैं। जैसे ही प्रजनन की प्रोसेस होगी तो उस वक्त क्या हो रहा होगा कि वो कुछ समय तक तालाब में तैरते रहेंगे। उसके बाद वे किनारे पर आ जाते हैं जहाँ मादा अंडे देना शुरू करती है। जैसे ही मादा के शरीर से अंडे बाहर निकलते हैं, नर मेंढक उनके ऊपर अपने शुक्राणु बिखेर देता है।
यानी कि आप ये क्या देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। अभी आपने जब तितली को देखा था तो इंटरनल प्रोसेस थी कि इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर ही शुक्राणु और स्पर्म मिल गए। लेकिन जब आप मेंढक की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि सबसे पहले जो आपकी मादा मेंढक है उसने अंडे बाहर निकाले, और जैसे ही अंडे बाहर आए तो जो आपका नर मेंढक है वो आके उनके ऊपर अपने शुक्राणु गिर गया। शुक्राणु अंडे पर तैरते हैं, एक शुक्राणु एक अंडे के साथ संगलित होता है। इस प्रकार शुक्राणु का अंडे से मिलना निषेचन कहलाता है, यानी कि अगेन दिस प्रोसेस इज रिफर एज फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद जायगोट बनता है। मेंढक का निषेचन जल में होता है। मेंढक के निषेचित अंडे एक गाढ़े जेली की तरह पदार्थ से घिरे रहते हैं। आपने वो जेली देखी होगी ना, तो जेली जैसे स्ट्रक्चर से वो कवर रहते हैं। ऐसे गाढ़े पदार्थ में लिपटे युग्मनज के संपूर्ण द्रव्यमान को जलनांडक यानी कि स्पॉन कहते हैं। अंडे से वयस्क मेंढक बनने की विभिन्न अवस्थाओं को देखिए। हम तीन अलग अलग अवस्थाएं देखते हैं। ये अवस्थाएं सबसे पहले क्या है, ये आपके अंडे हैं। अंडा कन्वर्ट होगा टेडपोल में, टेडपोल के बाद ये बनेगा कायंत्रण, और कायंत्रण के बाद ये बनेगा मेंढक। तो ये पूरी प्रोसेस है, पहले अंडा, फिर टेडपोल, फिर कायंत्रण, और फिर एंड ऑफ द मोमेंट मेंढक। अंडे यहाँ पर हम देखेंगे मेंढक में जलीय वास एवं भूमि वास के बीच की टेटपोल अवस्था एक मध्यवर्ती अवस्था होती है। टेटपोल जल में सांस लेने के लिए गलफड़े यानी कि क्लूम गिल्स का प्रयोग करते हैं, तथा जल में तैरने के लिए उनमें एक पंखीय पूंछ होती है। वयस्क मेंढक वायु में फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। यानी कि दो चीजें समझी हमने। पहली चीज हमने क्या समझी कि हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, लैंगिक प्रजनन करा रहे हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि जो आपका मेंढक है वो क्या करेगा कि वो अपने अंडे बाहर देगा, और उसके बाद नर जो मेंढक है वो उसके ऊपर बैठ के स्पर्म देगा। फर्दर आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आपका अंडे से टेडपोल बना, फिर कायंत्रण, और फिर आपका मेंढक। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका टेडपोल होता है इसके पास एक पूंछ है। ये पूंछ क्यों है, ताकि ये जल में आसानी से तैर सके। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई जल में तैर रहे हैं तो ऑक्सीजन की तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। तो ये अब ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ये ऑक्सीजन लेंगे गिल्स की हेल्प से, जिन्हें हम क्लोम या गलफड़े भी कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि मेंढक तो एक ऐसा जंतु है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है, जो कि हमें एंड में बताया गया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शिशु का वयस्क में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ यंग वंस टू अडल्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो किस तरीके से वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले हम क्या करेंगे कि जितना कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है आपको करना है उसका एक बहुत अच्छा रिवीजन, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट से अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप और मैं छोटे बच्चों से बड़े बच्चे बन गए, और सिमिलरली एनिमल्स के बच्चे भी छोटे बच्चों से बड़े बच्चे बन गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में इस नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।